कॉलेज कॉलेज अगर अपने कैरियर के लिए जा रहे हैं तो इसको भी तो अपने कैरियर के लिए ही पढ़ा है, नहीं? तो हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि नहीं यार टाइम नहीं मिला या जो भी है। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, वैसे भी एक दिन का गैप इसीलिए किया है कि आप जिस दिन क्लास है उस दिन तो चलो ठीक है हमारे साथ टाइम बिता दें, अगले दिन ट्राई करिए किसी भी टाइम पे निकाल कर ना 1-2 घंटा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है अगर वो सब समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड ना कुछ कस्टमाइज करके करिए प्रैक्टिस। जरूरी थोड़ी है कि एग्जैक्टली हमें कॉपी और पेस्ट ही करना है। नहीं, सही बात है। तो आपके पास हमेशा टास्क होगा अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज क्या होगा कि आपको एक क्लास में सब समझ में आ रही है बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं इतना स्ट्रेस फिर तो हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे जंप कर जाना चाहिए, नहीं? बट मैं चाह रहा हूँ कि HTML से सब करो तो थोड़ा फास्ट भी रहेंगे बट प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है करण जी, करना है। चलो भाई। तो सेमेंटिक एलिमेंट के बारे में कोई बताएगा? सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं HTML में? हेलो, पढ़ रखा है आप लोगों ने? Yes, sir. नहीं पढ़ा रखा है? पढ़े हैं सर। पढ़ा है तो बताइए। नाम तो बता ही सकते हैं सेमेंटिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आप जो एक पूरी लिस्ट नहीं पूछ रहा हूँ बट हाँ कुछ तो बताओ एग्जाम्पल के लिए। उनका रोल क्या होता है? और जैसे हेडर है, नैप है। ठीक है। क्यों आकांक्षा जी, देवर्ष जी बताओ, पढ़ा है आपने HTML? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर मैंने दीजिए। पूछा है कि सेमेंटिक एलिमेंट होते हैं HTML में जिसका हम यूज करते हैं लेआउट बनाने के लिए, हम्म। डिजाइन करने के लिए, तो वो सेमेंटिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका तो रोल, उनका यूज क्यों करते हैं हम, वो आपको बताना है। सिमेंटिक टैग में हेडर हो गया, फुटर हो गया। ठीक है। सर बेसिकली इसका यूज इसलिए ही करते हैं ताकि वो हमारे कंटेंट को एक मीनिंग प्रोवाइड करे। ओके, और कंटेंट को मीनिंग मीनिंग प्रोवाइड करें। और थोड़ा उसको इजियर बनाए सर्च वगैरह करने में। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? कंटेंट के लिए करते हैं कि सर्च इंजन के लिए करते हैं? सर बेसिकली सर्च इंजन के लिए, ताकि जब हम किसी भी जैसे वेबसाइट को भी हम जब हम सर्च करते हैं तो हमारा वेबसाइट सबसे ऊपर ऐसे शो हो। ओके, बोल रहा है सर्च इंजन। देवर्षि बताएंगे सर्च इंजन क्या है और उसका रोल क्या होता है? बेसिकली एसईओ में ऊपर आने के लिए, हाँ नहीं एसईओ ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में। वो तो आप इन्होंने बता दिया कि सर्च इंजन बेसिकली वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO को फुल फॉर्म। मैं पूछ रहा हूँ हम्म, सर्च इंजन होता क्या है? ठीक है। हम्म, कुछ एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हैं? उसमें जो भी आप HTML एलिमेंट बना रहे हैं तो हम्म। सर्च इंजन में वो कैसे इंडेक्स होता है या कैसे सर्च इंजन के जो बोर्ड होते हैं उसको क्रॉल करते हैं फिर उसके बाद वो जो ऑप्टिमाइज। क्रॉलर्स होते हैं वही, वो जो हाँ एचटीएमएल का जो फॉर्मेट होता है हाँ हाँ। उसमें जो क्या कहते हैं, बेसिक उसका क्या कहते हैं, आउटलाइन होता है जो भी फॉर्मेट होता है। ऑफलाइन फॉर्मेट होता है। हम्म, ठीक है। और कुछ बोलो। तो वही क्रॉलर्स होते हैं, तो वही आ, वेबसाइट पे विजिट करके एचटीएमएल कंटेंट को हम्म, जैसे वो अरेंज रहता है तो उसी को ऑप्टिमाइज करते हैं मतलब कि। ठीक है। ऑप्टिमाइज कर मतलब हम बेसिकली जो भी सेमेंटिक एलिमेंट यूज करते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से करते हैं ताकि हम्म, हमारा सर्च इंजन जो भी सर्च इंजन है जिसमें भी हमारी वेबसाइट रन करे तो हमारे कोड को पढ़ के बेसिकली एक मीनिंग मिले, हमारे कोड को देख के सर्च इंजन उसको एक मीनिंग दे सके ताकि और भी हम्म। ऑप्टिमाइज कर सके, नहीं?
सर्च इंजन और ब्राउजर में अंतर क्या होता है, कोई बताए? फर्स्ट डे हमने डिस्कशन किया था। दोनों सेम तो है नहीं, दोनों अलग अलग बताएं सर। हाँ नहीं, वेट करिए थोड़ा। जी, आकांक्षा जी, करण जी, चिराग जी, देवर्ष जी, आप चार में से एक कोई बताए। सर्च इंजन और ब्राउजर दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप कुछ देखो, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसीलिए, ताकि आप ना सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चल जाए उसके लिए पढ़े, बट डिटेल में पढ़ेंगे ना। HTML लोग ना बड़ा ही उसको लाइटली ले लेते हैं, बट ना HTML का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं नहीं, अल्टीमेटली हम वो वेबसाइट को, ऑब्वियस बात है कि वो वेबसाइट हमारी सर्च इंजन के लिए हम बनाते हैं, क्योंकि सर्च इंजन के थ्रू ही मैक्सिमम लोग हमारी वेबसाइट पे हमारे यूजर आते हैं। तो सर्च इंजन को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, एसईओ आपने नाम जरूर सुन रखा, बट एसईओ में काफी सारी चीजें होती है जो कि ना HTML जब पेज बनाते हैं ना, उसमें हम लोग ना एसईओ से रिलेटेड काफी सारा कोड कर दे सकते हैं नहीं, जो कि एसईओ में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो लोग ना इस तरीके से HTML नहीं पढ़ते, उनको क्या लगता है कि हमने एलिमेंट लिख दिया, हो गया। ठीक, बट आपका पर्पज ये तो नहीं है ना सिर्फ वेबसाइट बनाना, उस वेबसाइट के थ्रू बिजनेस भी करना है आपको नहीं। बिजनेस तभी होगा जब वो उस पर यूजर आए, यूजर तभी आएंगे जब उसको हम लोग सर्च इंजन से रिलेटेड ऑप्टिमाइज कर सकें नहीं। तो काफी सारी चीजें, तो HTML को पढ़ने का ना, डिस्कशन करने का हमारा जो रीजन है वो ये है कि हम लोग ना इस तरीके से पढ़े HTML। सिर्फ हम हेडिंग का यूज कर लें या वो सारी चीजें कर लें ना, वो अलग बात है कि HTML के एलिमेंट के बारे में आपको पता है, एट्रीब्यूट के बारे में पता है, बट कौन से एलिमेंट को हमें कब यूज करना चाहिए नहीं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि SEO काफी बड़ा रोल प्ले करता है नहीं एक वेबसाइट के लिए। क्लियर? तो बताओ आप लोग, सर्च इंजन और ब्राउजर में कोई डिफरेंस बताए अगर आपको समझ। और जो सर्च इंजन होता है ना वो वेबसाइट को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक और है। ब्राउजर होता है वो वेबसाइट को ओपन करना है और व्यू करना है, तो वो ब्राउजर की हेल्प से ओपन होता है। पूरा जो रन करती है रेंडर होती है वेबसाइट, हम्म। वेब ब्राउजर के थ्रू होती है। और क्या यही डिफरेंस है, जैसे गूगल है, याहू है, वो सर्च इंजन है, और क्रोम फायरफॉक्स ये ब्राउजर है। वाह, बहुत बढ़िया, सही है नहीं, सही बात है, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी कोई और इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा आप लोगों से कि क्या, कि अगर कोई भी वेब पेज होता है, ठीक है, और वेब पेज भी हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, आगे की चीजें चलो देखेंगे। अ, जब सर्वर से डेटा आता है तो अभी इस बात HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आता है, तो वो हमारे ब्राउजर के पास आता है नहीं। तो ब्राउजर उसको रेंडर करने से पहले, ठीक है, HTML फाइल को पार्स करता है, देन उसमें जो भी लिंक होती है, और फिर उसके लिए वो फर्दर रिक्वेस्ट भेजता है नहीं, जिसको हम लोग TCP रिक्वेस्ट बोलते हैं। ऐसा ही है। पर पिछले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस तो किया था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हमने डिस्कस किया था। तो हमने वहां पे TCP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो वो डिस्कशन तो किया था। यस सर, पढ़ा। किया था। चलिए, तो अभी हम लोग चलो एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। बाकी ना HTML में जो भी एसईओ से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें देखना है, तो वहां पे ना हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा नहीं, कि हम जब भी HTML के एलिमेंट लिखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें ना ध्यान देनी नहीं। ठीक है। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेडिंग, कई प्रकार की हेडिंग होती है HTML में, जो हम लोग HTML एलिमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो ये हमेशा ना कहीं भी स्टार बना के लिख लीजिए कि एक पेज पे ना आपको ट्राई करना है कि एक ही H1 हेडिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्लियर? एक पेज पे
एक ही H1 हेडिंग होनी चाहिए। बाकी उसके बाद आप ना सब हेडिंग H2 H3 H4 का यूज करना है आपको। बट उसमें भी आपको ये देखना है कि नहीं उसका जो सीरियल हो वैसा हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि H1 के बाद डायरेक्टली हमने H4 यूज कर लिया, फिर H2 यूज कर रहे हैं या H3 यूज कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक कि आप जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे ही देखिएगा कि आप H3 के अंदर H2 का यूज ना करिए, बल्कि H2 के अंदर H3 का यूज करिएगा। ये एसईओ का एक थोड़ा सा पार्ट है। बाकी उसके बाद टाइटल और बाकी सारी चीजें, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन का क्या रोल है, मेटा का क्या रोल है, वो भी हम लोग ना जब प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे डिस्कशन करेंगे नहीं एसईओ का। तो चलो सेमेंटिक एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और देन हम लोग क्या करते हैं। स्क्रीन शेयर है आदित्य जी? यस सर। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर वहां पे ही आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग साथ ही में। और उसके बाद बट ना ट्राई करिए आज का कोड या पिछली क्लास का कोड ना आप लोग अपना गिटहब रिपोजिटरी बनाकर उस पर पोस्ट करिए, और उस अपने गिटहब रिपोजिटरी का लिंक ना मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए नहीं, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है? क्लियर? तो मेक श्योर जरूर करिए, कल कल आपको करना है कि आप आज की क्लास का और प्लस पिछले क्लास का जो भी कोड है, जो भी जितना हमने किया है, अगर आपको नहीं कोई कहीं पे प्रॉब्लम आती है, अगर पुश नहीं कर पा रहे हैं या रिपोजिटरी गेट को इनिशियलाइज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो भी बताइए। ठीक है? पर ट्राई करके पोस्ट करके ना आप अपने गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो HTML में हम लोग कोड करने जा रहे हैं। HTML पेज के अंदर हम लोग एक दूसरी फाइल बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं सिमेंटिक एलिमेंट डॉट HTML। ठीक है? जैसा कि हमने बताया था, शॉर्टकट के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके टैप करेंगे। देन हमें उसके बाद टैब की करके जो भी ऑटो फोकस एलिमेंट होते हैं वहां पे हम लोग मूव कर जाते हैं टैब की वजह से। तो आप वो देख लीजिएगा। जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सेमेंटिक एलिमेंट जो जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले एक कमेंट कर लेते हैं, आप लोग बताओ। पहला तो एक हमारा हेडर होता है जो कि सेमेंटिक एलिमेंट की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। हेडर का रोल क्या होता है? अगर आप कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो बता दे कि कहाँ पे हम लोग हेडर का यूज करते हैं एक पेज में। ठीक है? किस लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद क्या है, नेव एलिमेंट होता है जिसको एज ए सेमेंटिक, जब नेविगेशन बार हम बनाते हैं, नेव मेन्यू को अगर हमें लेके आना है तो उसको हम नेव एलिमेंट के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं उसको लिखे नहीं। देन क्या होता है हमारा, बोलते तो जाओ, कम लोगों में कुछ तो फायदा हो। नहीं? चलो, बेसिकली जब हमारा हेडर, बेसिकली हम जो हमारी वेबसाइट जो पेज होता है उसका सबसे टॉप, जो पेज का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है, ठीक है, सेक्शन होता है, उसको हम लोग हेडर की में रखते हैं। हेडर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लोगो और मेन्यू बार को रखते हैं नहीं। जैसा कि कल के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम वेबसाइट के लिए एग्जांपल किसका लिए थे हम लोगों ने, अमेजन का लिया था। ऐसा ही कि अमेजन में अगर देखा जाए तो रिलेट करके पढ़ते ताकि आपको भी समझ में आए। तो इसका जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये टॉप वाला पोर्शन नहीं, जहाँ पे अमेजन का लोगो लगा हुआ प्लस ये सारे मेन्यू है, इन इस मेन्यू को हम लोग नेव टैग में रख सकते हैं, बाकी लोगों को रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है उसको हम पूरे सेक्शन को ना हेडर पार्ट में रख सकते हैं नहीं। ठीक है?
तो हेडर एलिमेंट ऐसा नहीं कि एक ही बार हम हेडर एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, जब चाहो तो मल्टीपल हेडर एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, बट इसको हमें कहाँ पे यूज करना है, हमेशा हमें एक वेबसाइट के पेज के टॉप सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें हेडर टैग का यूज करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो। नो। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या बताया, नेव टैग हो ही गया। देन उसके बाद हमारी वेबसाइट के उसके जस्ट नीचे के पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन सेक्शन में रख सकते हैं। नहीं, टॉप वाले सेक्शन के जस्ट नीचे जो है उसको मेन सेक्शन में, मेन एलिमेंट में हम लोग रख सकते हैं। मेन एलिमेंट में हम कई मेन एलिमेंट को हम लोग ना, जो भी सारा कंटेंट जो आता है उसे मेन एलिमेंट के अंदर हम रख सकते हैं, और उसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग बेसिकली सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आर्टिकल में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर सेक्शन में ही रखना चाहते हो तो सेक्शन में रखो। आर्टिकल भी अगर सेक्शन के अंदर आर्टिकल यूज करना चाहते हो तो आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो आप आर्टिकल में उसको रख सकते हैं। देन वैसे ही आप जब भी एक वेबसाइट में देखते हैं तो उसके ना साइड में कुछ लिंक दिए गए होते हैं, कुछ ब्लॉग के लिंक दिए होते हैं या कुछ प्रोडक्ट के लिंक दिए गए होते हैं। अगर आप इधर देखें, किसी दूसरे पेज पे जाकर देखते हैं हम लोग, देखते हैं। हम्म, कहीं पे नहीं, जस्ट लाइक कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप देखना चाहें तो इसको हम ना साइड नेव की तरह नहीं, साइड नेव तो नहीं ले सकते, ये कार्ड ही है। बट आप किसी वेबसाइट पे आप जब जाते हैं, कुछ कोई और वेबसाइट इस पे भी होंगे, कुछ पेज तो हो गए कि साइड में ना कुछ लिंक दिए गए होते हैं जहाँ पे ना ब्लॉग के सेक्शन दिए गए होते हैं, या फिर कुछ भी। बेसिकली मोस्टली हम क्या करते हैं ना, साइड में ना हम इस पे, जैसे कि आपको पता है कि वेबसाइट बनाने के बाद आप इस पे ना गूगल एडवर्ड यूज कर सकते हो। बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है एक गूगल एडसेंस होता है, जो कि ऐड चलाने के लिए किया जाता है। इसी गूगल एडवर्ड होता है कि अगर आपके पास वेबसाइट है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे गूगल ऐड दिखाए, तो आप उससे ना साइन अप कर सकते हैं। देन गूगल आपको ऐड दिखाएगा, तो लोग जैसे यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना के पैसा कमा सकते हैं। नहीं, ठीक है। तो उसको ऐड दिखाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के लेआउट कुछ ऐसा डिजाइन करना होता है कि बेसिकली स्पेस रहे आपकी वेबसाइट पे, जहाँ पे गूगल अपने ऐड को चला सके। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, साइड में ना ऐड के लिए स्पेस छोड़ देते हैं साइड में। तो काफी सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप ये एलिमेंट यूज करें, बट अभी हम लोग सेमेंटिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए ना ए साइड एक एलिमेंट होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ए साइड के अंदर हम वो सारे कंटेंट रख सकते हैं जो कि हमें अपने वेबसाइट के पेज के साइड में, चाहे लेफ्ट या राइट साइड में रखना है, तो हम ए साइड एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। नहीं, अब वैसे ही जैसे हेडर होता है कि एक पेज के लिए, एक वेबसाइट का जो पेज होता है उसका टॉप सेक्शन हम हेडर के अंदर रखते हैं, वैसे ही वेबसाइट का जो बॉटम सेक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, फूटर के अंदर रखते हैं। नहीं, तो ये बेसिकली मोस्टली यूज होने वाले सिमेंटिक एलिमेंट है, जिसका हमें यूज करना है वेबसाइट के ना पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, कि अगर हमें वेबसाइट के पेज का लेआउट बनाना है तो इसी के इन्हीं सारे एलिमेंट का यूज करके इसके अंदर सारे कंटेंट को हमें जो भी अगर नेस्टिंग करनी है वो इनके अंदर ही उन सारे कंटेंट को नेक्स्ट करना है। ठीक है, क्लियर? तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एलिमेंट्स हम लोगों ने कल कौन कौन सा देखा था, पिछली क्लास में किस किस एलिमेंट को प्रैक्टिस किया? H1 का किया था हम लोगों ने, और क्या किया था? इमेज का किया था। इमेज का किया था, देन पैराग्राफ का किया था। नहीं, यस। हाँ। ठीक है। तो चलो अभी ना हम लोग एक पेज का लेआउट बनाते हैं। अ, ठीक है, फिर उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम नहीं, अ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि हमारा जो टॉप का सेक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक हेडर के अंदर रखेंगे। नहीं, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने मैंने आप सबको बोला था कि बीएस कोड के कुछ शॉर्टकट के बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि बीएस कोड में अगर हमें किसी भी एलिमेंट में कोई भी क्लास
जस्ट लाइक अगर हमें क्लास एट्रीब्यूट लगाना है या फिर आईडी एट्रीब्यूट लगाना है, तो अगर हमें एलिमेंट का नाम लिख के अगर मुझे आईडी क्लास एट्रीब्यूट भी इस हेडर के अंदर रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट लगा के हेडर लिख सकते हैं। नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेडर एलिमेंट बनाएगा, उसके अंदर हमें क्लास हेडर नाम का क्लास भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जैसे मैंने बताया कि हेडर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लोगो रखते हैं। नहीं, लोगो प्लस न्यू मेन्यू को हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा किसका साइन है, ग्रेटर देन का लेस देन का साइन है, किस कौन सा एंगल है ये? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। नहीं, तो ये बेसिकली क्या करता है ना, जब भी हम किसी भी एलिमेंट के बाद अगर ग्रेटर देन का साइन लगा के कोई दूसरा एलिमेंट अगर हम लिखते हैं, तो बेसिकली उसका चाइल्ड एलिमेंट होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे हेडर के अंदर क्या करना है, एक लोगो बनाना है, लोगो को हम लोग क्या करते हैं, एक HTML एलिमेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम देते हैं हम लोग कुछ, या फिर चलो अभी के लिए नाम क्या करते हैं, सिंपल एक हेडिंग एलिमेंट लेते हैं, H1 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। H1 एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके कंटेंट में बेसिकली हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, लोगो है तो लोगो ही लिख लेते हैं। नहीं, सही है। और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पैरा प्लस लगा के इसके अंदर ही हमने जैसा बताया कि नव एलिमेंट भी हम यूज करते हैं। नव एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मल्टीपल एंकर टैग, बेसिकली जो लिंक प्रोवाइड करे हमें। ठीक है। तो एंकर टैग के लिए हम लोग ए एलिमेंट का यूज करते हैं, बेसिकली एंकर एलिमेंट होता है। तो अगर इसको हमें यूज करना है, और प्लस कितने करने हैं, जस्ट लाइक चलो मान लेते हैं 3 एलिमेंट में यूज करना है। नहीं, तो अगर मैं अभी इसको सब लिखने के बाद टैप करूं, तो हमारे सारे एलिमेंट बन जाएंगे। कि हेडर एलिमेंट बना है, हेडर एलिमेंट के अंदर H1 बना हुआ है। सॉरी, H1 में हमें क्या करना था, H1 के अंदर ही लोगो रखना था। नहीं, उसके बाद लोगो में हम लोगों ने क्या किया था, लोगो ये था हमारा, ऐसा ही था लोगो, हमने एलिमेंट बना दिया था लोगो। ओके, दिक्कत हो गई। ठीक है। नहीं, देन न्यू हमारा एलिमेंट जो भी है, इसमें हमारा पहला एच एंकर टैग जो है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, होम पेज बनाते हैं। देन उसके बाद अबाउट का पेज बना लेते हैं। देन यहाँ पे हमारा है कॉन्टैक्ट। ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया, हमारा सारा पेज बन गया। अगर अभी इसको मैं लाइव करूंगा, तो ये कहाँ पे दिखेगा, हमारा टॉप का सेक्शन होगा, जिसमें हमारा एक लोगो होगा H1 के अंदर। अगर आप चाहो H1 के जगह पे हम लोग लोगो को भी अगर लिंक बनाना है, एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। एंकर टैग हम कब यूज करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है एंकर टैग का मतलब। नहीं, प्रैक्टिस करने की तो जरूरत है नहीं। एंकर टैग जस्ट लाइक जैसे इमेज के लिए हम लोग IMG यूज कर रहे हैं, वैसे ही अगर हमें कोई लिंक बनाना है, तो हम लोग एंकर टैग का यूज कर लेते हैं, एंकर एलिमेंट। ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूंगा, तो ये कुछ हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। नहीं, लोगो हो गया, उसके बाद H1 में हमारा लोगो हो गया, उसके बाद हमारा ये न्यू एलिमेंट है, जिसमें हमने होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज का हमने यूज किया। ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या बोला था, कि हेडर के जस्ट बाद हम लोग किस कौन सा एलिमेंट का यूज करेंगे, क्यों? पर लैप। न्यू तो हमने यूज कर लिया ना। फिर सेक्शन। नहीं नहीं भाई, मैंने इतना जल्दी अब भूल जाते हो आप लोग, अभी नहीं समझाया। सर मेन मेन कंटेंट। इसीलिए बोलता हूँ ना, नोट्स बनाया करिए। नहीं, चलिए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, तो याद ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में से भी आ जाएगा। चलिए, तो मेन टैग हमें मेन एलिमेंट का यूज करना है, तो मेन एलिमेंट बना दिया हमने।
अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जितने भी कंटेंट हमें अपने पेज पे लाने हैं, ठीक है, उन सबको हमें क्या करना है, मेन टैग के अंदर ही, एलिमेंट के अंदर ही रखना है। तो पहला सेक्शन हमारा क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं, तो जैसा कि अभी एग्जाम्पल की जैसा हम लोगों ने देखा भी था कि हमें कैसा कुछ लेआउट बनाना है, तो वैसे ही एग्जाम्पल के लिए हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये है हमारी वेबसाइट जिसको हमें बनाना है। तो ये जो हमारा ऊपर का सेक्शन होता है, इसको भी हम लोग एक नाम दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। नहीं, अगर जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसको ना कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जस्ट हेडर के नीचे का जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। जिसमें बेसिकली आप देखेंगे मैक्सिमम वेबसाइट में क्या होता है कि इमेजेस लगी होती है बैकग्राउंड में, या वीडियो लगे होते हैं बैकग्राउंड में, या फिर ना स्लाइडर का यूज किया जाता है। बेसिकली ये हीरो सेक्शन होता है जो कि स्पेसिफिक उस पेज के बारे में, उस पेज पे जिस टाइप का कंटेंट होता है उसको ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम मीडिया एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इमेजेस या वीडियोज का यूज कर सकते हैं, या फिर बेसिकली हम लोग ये जो हमारा एक तरीके से स्लाइडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको मन करे वो कर सकते हैं, बट ये हमारा जो मेन के अंदर जो पहला सेक्शन होता है, जो कि बेसिकली हेडर के जस्ट नीचे आता है। तो इसको ना कैटेगरी में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब लोगों से बात करें, लोग वही बोलते हैं आपको ना, ऐसे ही बोलेंगे कि यार हीरो सेक्शन में ना ये काम कर दो, नहीं, या फिर कॉल टू एक्शन वाले सेक्शन में ये काम कर दो। नहीं, तो कॉल टू एक्शन क्या होता है, ये टेस्टिमोनियल सेक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें बस टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको ना याद ही करना, बट आपको बस ये याद रखिए कि जब भी आप किसी से बात करेंगे जो डेवलपमेंट करते हैं वेबसाइट लोग, अभी डिजाइन करते हैं, तो आपको ना ऐसे बोलेंगे कि हीरो सेक्शन में काम कर दो। नहीं, तो आपको पता होना चाहिए हीरो सेक्शन, तो बेसिकली वो सेक्शन ही होता है। तो हमें सेक्शन कैटेगरी में सेक्शन एलिमेंट का यूज करना है। जैसा कि हमने बताया था सेक्शन एलिमेंट है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसको नाम देंगे क्या, हीरो, ताकि हम लोग इसको ना कभी भी सेलेक्ट करना हो इस सेक्शन को स्टाइलिंग के पर्पज से, तो हम लोग इसको हीरो क्लास की थ्रू हम लोग इसको सेलेक्ट कर सके। देन ये लिखने के बाद अगर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हम मेरा एक सेक्शन बन गया, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज रख सकते हैं। नहीं, कल हम लोगों ने पढ़ा था इमेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, IMG टैग का यूज करेंगे, और देन हमें इसमें क्या करना होगा, एक SRC देना होगा। नहीं, तो क्या करें, सेम इमेज यूज कर ले कि कोई और दूसरी इमेज लेके आए। मैं दूसरी इमेज लेके आ रहा हूँ, उसको HTML के ही, इस वाले HTML फोल्डर के अंदर ही रखने वाले हैं, इमेज के अंदर, HTML के अंदर। आप लोग सोच लो, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में पाथ, नहीं, रिलेटिव पाथ के बारे में, तो क्या हो गया एग्जैक्टली बताओ। मैं इमेज लेके आ रहा हूँ कहीं से, ठीक है, मैं इसमें कर रहा हूँ, आप बताओ, आप लोग देख लो। फाइल पाथ तो आपको दिख ही रहा है, ऐसा तो है नहीं फाइल पाथ नहीं दिख रहा है, क्यों। सर अपना लोगो लगाइए। छोड़ो उन लोगों को, ठीक है, कॉलेज बैकग्राउंड, एक्चुअली भी मैंने इसको एक वेबसाइट बनाया था तो उसका है। यस सर। ठीक है, कौन बताएगा, करण जी से पूछते हैं आजकल। करण जी बताओ, हाँ क्या सर। करना होगा, फाइल पाथ बताओ, फाइल पाथ। सर पहले सर डॉट डॉट, डॉट डॉट, क्यों डॉट डॉट लगाएंगे भाई, ये बताओ। क्योंकि इसे रिलेटिव पाथ देने के लिए सर। सर मतलब कि बैकग्राउंड में सर इमेज आएगी ही नहीं सर वहां पे सर, सर्च तो करेंगे तो। मैं डॉट डॉट क्यों लगाऊं, मैं सिंगल डॉट लगा दूंगा, डॉट डॉट क्यों लगाए। सर फोल्डर एक्सेस करने के लिए सर। कौन सा फोल्डर। सर HTML फोल्डर, फिर उससे सर वेब, जो अपने सर फाइल बनाई है सेमेंटिक एलिमेंट, तो वो हाँ, मतलब कि उससे बाहर तभी जाएगी सर, डबल डॉट लगाएंगे। ठीक है, डबल डॉट लगा दे रहे हैं, चलो ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे। सर स्लैश, हाँ, सर HTML, HTML, ठीक है, देखते हैं अभी अपन HTML, फिर स्लैश, क्यों, देवांश जी बताओ आप भाई।
आप बताओ। देखो आप लोग कितना प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप बड़ा ही सिंपल चीज है नहीं है, बट आपको हर क्लास में आपका यूज करना है। बट आप लोगों को क्या लगता है, क्या ठीक है आता तो है नहीं। बट देखो हमें यहाँ पे ना ऐसा तो है नहीं काम चलाने के लिए पढ़ना है। तो ऐसा ऐसे पढ़ो ना कि आपको क्लियर हो कि भाई हाँ ये चीज ऐसे ही होगी। नहीं, आप अगर नहीं आता पूछ लो, दोबारा पूछ लो। मैं नहीं अगर मैं उसको जब तक नहीं आपको समझ पाया तब तक एक्सप्लेन करेंगे, बट पूछोगे तब तो सही। क्यों देवर्ष जी बताओ, कैसे हम लोग इस इमेज को इस फाइल के अंदर रख लेके आ सकते हैं यहाँ पे एसआरसी में। पाथ दे देंगे। हाँ बताइए, पाथ ही देना है। पाथ क्या होगा वो बताओ ना। पाथ को यहाँ पे लिखवा होगा। आकांक्षा जी है, चलो बताओ आकांक्षा जी, आप ही बताओ। कल आपने तो पूछा भी था ना, आपको तो आना ही चाहिए इस ये सर डबल डॉट स्लैश। डबल डॉट स्लैश, ठीक है। हाँ, सर एक और डबल डॉट स्लैश। अच्छा डबल डॉट स्लैश 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? सर ताकि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में नेविगेट कर सकें। ओके, देखिए हमने कल थ्योरी में एक तरीके से क्या समझा था कि जब भी हम डबल डॉट लगाते हैं तो ये जो फाइल होती है जिस फाइल में हम लोग कोड कर रहे होते हैं वो बेसिकली इस HTML वाले फोल्डर में है। हम्म। नहीं, ऐसे ही तो है, डेव के अंदर ये HTML है। हेलो, यस सर। चलो मैं अब थोड़ा सा ना बाकी लोगों के लिए सही है वो आपने जो अभी लिखवाया वो सही फाइल बात है। बट आप समझो, बाकी लोग समझो, अगर देखो ना सही से समझिए। तो ये जो हमारी फाइल का पाथ क्या है कि ये जो वेब डेव नाम का ये फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है। इसके अंदर हमारा एक फोल्डर क्या है, HTML है, ऐसा ही है नहीं। और इस HTML के अंदर हमारा क्या है, ये फाइल है जिसको हमने नाम दे रखा है सेमेंटिक जो भी है नहीं, फाइल HTML जो फाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब एक सिंगल टैब लगाएंगे ना तो हम लोग इसी फोल्डर के ही अंदर रहेंगे, इसी फोल्डर के अंदर ही हमें नेविगेट करते रह जाएंगे। बट हमें क्या करना है, इस फोल्डर से बाहर जाना है नहीं। तो इस फोल्डर से बाहर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, डबल डॉट का यूज करना होता है। ठीक है, जब भी हमें एक फोल्डर से एक लेवल ऊपर जाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डबल डॉट का यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने डबल डॉट यूज किया तो हम लोग किस वाले फोल्डर में आ गए, इस वाले फोल्डर में आ गए, वेब डेव वाले फोल्डर में आ गए। नहीं, बट हमारी फाइल क्या है, वो इस वाले उससे भी एक ऊपर वाले फोल्डर में है। ये जो हमारा HTML है, इमेजेस है, वो वेब डेव वाले फोल्डर में भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इससे भी बाहर जाना होगा, वेब डेव वाले से भी ऊपर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम दो मतलब किया हमने। और फिर जब ये जिसके अंदर है, ये बेसिकली जो हमारा वेब डेव है वो बेसिकली किसके अंदर है, ये फोल्डर है हमारा इस लाइव क्लास के अंदर। नहीं, ये जो हमारा लाइव क्लास का जो फोल्डर है उसके अंदर ये है वेब डेव, और उसी के अंदर हमारा ये इमेज फोल्डर भी है। तो हम क्या करें, जब हम इस फोल्डर में आ जाएंगे तो हम यहाँ इसको इस पाथ पे जा सकते हैं स्लैश लगा के नहीं, क्योंकि जब ये भी इमेज फोल्डर भी इस लाइव फोल्डर के अंदर है। तो हमें क्या करना था, इस फोल्डर से पहले हमें एक कॉमन पेरेंट के पास पहुंचना था। ठीक है, कॉमन पेरेंट्स, कॉमन पेरेंट मतलब जिसके थ्रू जिसमें ये इमेज फोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर। तो हमें इस फोल्डर तक पहुंचने के लिए 2 बार हमें डॉट लगाना है, क्योंकि एक डॉट से हम इसके बाहर आए, दूसरे डॉट से हम लोग क्या किए, इसके बाहर आए। नहीं, डबल डॉट से। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ नो लो, सर। अगर ना समझ में आया हो करण जी पूछ लो, क्योंकि ये ना काफी जरूरी। मैं आपको जैसे ही बता रहा हूँ कि आगे जाके आपको बार बार यूज करना ही करना है, और हर जगह रिलेटिव पाथ ही यूज करते हैं हम। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ का यूज बड़ा ही कम करते हैं। अगर ना समझ में आया तो भी पूछ लो, अदरवाइज। सर हाँ सर भी इसमें हमने डबल डॉट दूसरी बार लगाया है हाँ सर। हाँ उससे हम एक ही फोल्डर में आ रहे हैं ना बाहर, जो मेन फोल्डर है पेरेंट, हाँ जी, डबल डॉट से। हाँ
लेकिन सर पहली बार हमने जो दो दो डॉट लगाए उस पे हम दो फोल्डर में आ गए। पहली बार डबल डॉट लगाए तो दो फोल्डर ऊपर नहीं, एक ही फोल्डर ऊपर जाएंगे ना। दो जा रहे हैं ना, एक तो HTML वाला जा रहा है, एक वेब डेव वाला जा रहा है। हाँ जी। और जब दूसरी बार जब डबल डॉट लगाया तो उस पे एक ही फोल्डर में जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मैंने क्या बोला था, पहला डॉट लगाया था हम HTML के ऊपर आए, किस में आ गए, इसमें आ गए। इस तरह से। फिर उसके बाद किए तो फिर इससे बाहर आके हम इसमें आ गए। तो हर बार एक ही फोल्डर के ऊपर जा रहे हैं हम, डबल डॉट लगा के। इसको ना अपने कॉपी पे बनाइए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये फोल्डर का स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइव क्लास के अंदर अपना ये सारे फोल्डर है। इसको जब बनाएंगे तो बना के थोड़ा देखो ना, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। या तो फिर आप इतना बार देखो, इसको पढ़ो कि आपको याद हो जाए, या तो फिर ना प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, बस याद रखिए कि हमें ना जिस भी फाइल के पास जाना होता है, पहले हमें उसके फोल्डर, जिस फोल्डर में वो फाइल रखेगी उस फोल्डर तक हमें पहुंचना होता है। ठीक है, उस फोल्डर, जो भी वो फोल्डर होगा किसी न किसी पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर में होगा। तो जो उस फोल्डर का पेरेंट होता है वहां तक हमें पहले वहां से नेविगेट करने की जरूरत होती है। तो हमें उसके पेरेंट के पास पहुंचना है। तो इस इमेज का जो पेरेंट फोल्डर है वो लाइव क्लास वाला ये जो फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट है, तो ये है। तो हमें यहाँ पहुंचना था, तो इसके लिए हमें दो फोल्डर को ऊपर जाना था, दो फोल्डर ऊपर जाना था, इसलिए हमने डबल डॉट 2 टाइम्स किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इतना भी क्या है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा हम लोग भी। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमने डबल डॉट इन्होंने लगवाया, अपने आप ये इमेज फोल्डर का पाथ आपको दिखने लगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इमेज के अंदर हमें दो फोल्डर बने हुए हैं, CSS और HTML। हमें HTML के अंदर है हमारा, और उसके अंदर ही हमारी इमेज है, नहीं हो गया, जस्ट लाइक इमेज हमारा। इसमें अगर आप चाहें तो ऑल्ट टैग हम दे देते हैं। ऑल्ट बेसिकली ये भी SEO का ही एक पार्ट है, कि जब भी ऑल्ट टैग जो होता है, कि जब हमारी इमेजेस क्या होती है, जैसा कि आपको पता ही है, इमेज टैग हमें क्या करता है, एक प्लेस होल्डर देता है जिसमें हम लोग SRC एट्रीब्यूट के थ्रू जो भी हम सोर्स देते हैं वो इमेज उसमें पुट होती है। अगर मान लो किसी भी वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से, या फिर आपकी फाइल की साइज इतनी बड़ी कि उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ऑल्ट टैग दे देते हैं, ताकि हमारा ऑल्ट बेसिकली वो जो टैग्स वो दिखता रहे, ताकि जो भी यूजर है उसको पता होगा, अच्छा हाँ ये जो इमेज आने वाली हो वो किससे रिलेटेड है, नहीं। और प्लस साथ ही साथ में बहुत सारे जो ऐसे लोग जिनको जो लोग वॉइस का यूज करके पढ़ाई करते हैं, डिसेबिलिटी होती है उनके अंदर, भाई वो देख नहीं पाते हैं, तो फिर उनके लिए ये चीजें होती है कि हमारा ये SEO में काम करता है, कि बेसिकली जो भी ऑल टैग में लिखा होता है वो उनको पता चलता है कि अच्छा ये इमेज किसके बारे में। ठीक है, SEO पर्पस के लिए हम ऑल टैग का यूज करते हैं, और हमेशा करना चाहिए आपको, नहीं। और ऑल टैग में हमें वो लिखना चाहिए जो हमारे इमेज को डिस्क्राइब करे। ठीक है, इमेज बेसिकली हमारी जो भी हो, ठीक है, उसके बारे में। इमेज टैग हो गया हमारा। ठीक है, देन उसके बाद शायद इमेज टैग में हमें कुछ करने की जरूरत पड़े, अगर मैं देखें, क्योंकि इमेज थोड़ी बड़ी होगी, नहीं, ये है बड़ी इमेज तो है, नहीं, तो कुछ करते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको सॉर्ट करते हैं थोड़ा, क्या आ रहा है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा था तो वो पूरा इमेज ही आ गई, नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और भी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, नहीं। तो हम यस लोगों ने सर। कल क्या पढ़ा था कि हम लोग विड्थ का यूज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग विड्थ दे सकते हैं 600 पिक्सल। आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे तो ये यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी चलो विड्थ हम लोग देते हैं, तो हमारा ब्राउजर क्या करता है, हाइट को ना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। तो हमें हाइट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, विड्थ दे दो तो आप हाइट अपने आप वो ना मैनेज कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इस इमेज में हम क्या कर रहे हैं, कुछ करते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं उसके नीचे, H2 बनाते हैं, और H2 के चलो H2 ही बनाते हैं पहले, तो
ठीक है, कॉलेज हो गया। अगर आप इसके अंदर अगर कुछ करना चाहो तो पैराग्राफ एक बना लेते हैं, नहीं? पैराग्राफ में लॉरेम लॉरेम वर्ड कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हमें कुछ टैक्स लेके आने हैं तो लॉरेम बेसिकली, अगर आप लॉरेम लिख के जितने भी वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है, लेके आने हैं। अगर मान लो हमें 30 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है, 30 सही है, चलो चलो 30 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है, नहीं, लॉरेम का 30। तो बेसिकली अगर मैं इसको भी रेंडर करूंगा तो ये हमारा कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं? कॉलेजेस हेडिंग होगी, उसके नीचे हमारा ये पैराग्राफ होगा, इमेजेस। हम ये ऐसा इसलिए करें क्योंकि इसको भी ना हम लोग बाद में चल के ना क्या करेंगे, एक कार्ड के रूप में बनाएंगे जहाँ पे इमेजेस होगा, हेडिंग होगा, पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस हेडिंग को ना इसके ऊपर लेके चलेंगे। अभी हम लोग बाद में जब सीएसएस पढ़ेंगे तो पोजीशनिंग जब पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ करेंगे कि कॉलेज जो है वो इसके ऊपर दिखे, प्लस एक पैराग्राफ है वो भी इसके ऊपर आए, नहीं? बट ये हमारा ये तीनों एलिमेंट किसके अंदर हमने रखा है, सेक्शन 1 में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीरो सेक्शन। क्लियर? हेलो? देन उसके बाद हम लोग दूसरा सेक्शन बना सकते हैं जिसको हम लोग बेसिकली कोई फीचर फीचर सेक्शन बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है आप बोल लीजिए। तो बेसिकली मैं आपको ना एक लेआउट बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान देना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस एक लेआउट ही तो हम लोग बना रहे हैं। तो दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, फीचर सेक्शन होगा। तो इसलिए हम उसका क्लास नेम भी हम क्या रख रहे हैं, फीचर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फीचर सेक्शन होगा। फीचर सेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली या फिर फीचर सेक्शन बोल सकते हो या सर्विसेज सेक्शन बोल सकते हो, जहाँ पे ना आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, नहीं? वेबसाइट बनाते वक्त आपको ना ऐसे ही सेक्शन बना के, और इन सब के पीछे का ना एक रीजन है। जब भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमें जो सर्च इंजन है उसको उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली जैसा है कि आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, यूआई एंड यूएक्स का नाम सुन रखा, क्या होता है? तो बताया। कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह जो वेबसाइट में यूज होते हैं, नहीं, कुछ उस तरीके से। यूआई एंड यूएक्स कोई बताएगा? कभी सुना है, आप कभी पढ़े हो आप लोगों ने इसके बारे में? क्योंकि वेबसाइट जब डिजाइन करते हो तो आज के समय में ना यूएक्स का बहुत ज्यादा रोल है। यूआई तो चलो ठीक है, आप कंटेंट जो भी आप बना रहे हो सब यूआई ही है। बट यूआई का भी ना बेसिकली ये सारा जो जैसा आपको देख रहा है आपने, तो यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस के बेस के हिसाब से ना हम अपना यूआई डिजाइन करते हैं, नहीं? यूआई मतलब यूजर इंटरफेस हो गया। यूजर इंटरफेस बेसिकली क्या, कि जो भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट यूजर को दिखाई दे रहा है वो एक इंटरफेस हो गया, नहीं? तो ये सारा कंटेंट तो यूजर को ही दिखाई देगा ना, जो बॉडी के अंदर हम लोग लिख रहे हैं। तो ये जो कंटेंट है वो बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस को कितना अपील कर रहा है, नहीं? यूएक्स। तो यूएक्स का ना बहुत बड़ा रोल है। बीच में तो ऐसा कुछ हो गया था कि यूएक्स और यूआई पे ना पूरा कैरियर लोग बना रहे थे, नहीं? अभी तो चलो ठीक है, एआई की वजह से इसका उतना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, क्योंकि एआई के पास इतना डेटा है तो आपको ना बड़ा ही इजीली यूएक्स यूआई को डिफाइन करके ना दे देता है, अगर आपके पास थोड़ा भी प्रॉम्प्ट लिखने आता है तो, नहीं? बट फिर भी आपके पास ना एक ओवरव्यू तो होना ही चाहिए ना, कि अगर हम मान लो किसी पार्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका हीरो सेक्शन कैसा होना चाहिए, नहीं? उसका फीचर सेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका कॉल टू एक्शन सेक्शन कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, नहीं? तो बेसिकली ये सारी चीजें ना जब भी इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप ना जब भी बड़ी कंपनी में जब जैसे जाते हो, आप काम करने जाते हैं या फिर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, स्पेसिफिक वेब डेवलपर, ऐसा नहीं कि आप वेब डेवलपर है तो आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, नहीं? तो वहां पे भी ना अलग अलग टाइप के वेब डेवलपर होते हैं, जो या तो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे, कोई नहीं जस्ट लाइक जो भी जिस गूगल, ये गूगल कर रहे हैं आप, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्या व्हाट्सएप हो गया, नहीं? अब उस टाइप की वेबसाइट आप बनाने के लिए आपको अलग तरीके का नहीं नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, कुछ अलग प्रोटोटाइप्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं? अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कुछ अलग प्रोटोटाइप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको अलग टाइप की अपनी, नहीं?
कंटेंट मतलब टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, नहीं प्रोटोटाइप्स की जरूरत पड़ेगी, प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग टाइप की ना वेबसाइट बनाने के लिए भी ना आपको अलग पढ़ना पड़ता है, नहीं उसमें हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वैसे ही ना उसका यूएक्स कैसे हम डिजाइन करने वाले हैं। तो इसलिए मोस्टली डेवलपर को सिर्फ कोड करने के लिए भेजा जाता है। हाँ, यूएक्स यूआई के लिए अलग से डिजाइनर रखे जाते हैं, नहीं जब भी कोई बड़ी वेबसाइट, बट आप क्योंकि भी आप सीख रहे हो तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप सब कुछ कर सको, डिजाइन भी कर सको, डेवलप भी कर सको, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा सेक्शन हम लोग फीचर सेक्शन बना रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसके बारे में हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वही अगर आपको लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग लिख सकते हैं H2, देन उसके अंदर पैराग्राफ बना सकते हैं, पैराग्राफ हो सकता है हमारा, देन उसके बाद पैराग्राफ। हाँ सही, पैराग्राफ के साथ साथ अगर आपको बटन देना है तो बटन भी दे सकते हैं, नहीं। अच्छा ये समझ में आ रहा है ये शॉर्टकट, कि अगर ना आ रहा हो तो एक बार एक्सप्लेन कर दे, बताओ। लो, देवर्ष जी, तो समझ में आ रहा है। आ रहा है ठीक है। नहीं, तो प्लस लगाने पे क्या होता है, सिबलिंग बनेगा, ग्रेटर देन लगाने पे चाइल्ड बनता है, नहीं। तो H2 का दोनों चाइल्ड होगा, बट ये दोनों P और बटन जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का सिबलिंग होगा। ठीक है। तो H2 का चाइल्ड हो गया, ये सारी चीजें। बाकी देन उसके बाद हमारा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ। या तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चाइल्ड ना बना के सब सारा सिबलिंग ही बना लेते हैं, नहीं। तो H2 को भी अलग से ही कर लेते हैं, छोड़ो। तो H2 में हमारा जो भी अगर हमें सर्विसेज देनी है, जस्ट लाइक मान लो हमें वेब डेवलपमेंट एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, फीचर हमारा वेब डेवलपमेंट, देन इसमें जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अभी हम क्या करते हैं, लॉरम का यूज कर ले रहे हैं। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं। देन उसके बाद बटन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का बटन दे सकते हैं। ठीक है। वैसे ही अब अलग अलग जो भी आपको कार्ड बनाने हैं, उसको भी अगर हम चाहें तो इसको ना एक ड्यू के अंदर रैप कर सकते हैं, बट ड्यू बेसिकली क्या होता है, हम जब भी अगर मल्टीपल एलिमेंट को किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर रैप करना चाहते हैं तो हम ड्यू एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, नहीं। तो अगर हम चाहें तो इस सेक्शन को जो पहला हमारा है, क्योंकि हमें मल्टीपल सर्विसेज होंगी, तो हम इन सबको क्या कर सकते हैं, एक ड्यू के अंदर रैप कर सकते हैं। ठीक है। तो ड्यू एलिमेंट बेसिकली हमेशा स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ स्टाइल करना है तो हम उसको क्या करते हैं, रैप कर लेते हैं ड्यू एलिमेंट के अंदर। ठीक है। तो अगर हमें एक ब्लॉक एलिमेंट रखने हैं तो हम ड्यू का यूज करते हैं, अगर हमें इनलाइन एलिमेंट रखने हैं तो हम स्पैन का यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो हमें अभी मल्टीपल, तो हम पहला हमारा वेब डेवलपमेंट हो गया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ड्यू में हम रख सकते हैं जो भी हमें रखना है, कंटेंट अगर आपको रखना है तो रख। दूसरा ड्यू हम लोग क्या कर कर सकते हैं, किसके लिए, ठीक है। तो एसईओ, वेब ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया। मैक्सिमम आप वैसे मैक्सिमम सेक्शन बना सकते हैं अलग अलग एलिमेंट का यूज करके। देन लास्ट में हमें क्या करना होता है, जैसा मैंने बताया, लेआउट के लिए हम लोग मेन के बाहर आएंगे, और देन हमारा जो फूटर सेक्शन होता है उसको हम लोग फूटर एलिमेंट के अंदर रैप कर लेंगे। ठीक है। और इसमें आपको जो कुछ भी रखना, फूटर को जैसे भी आपको डिजाइन करना वैसे कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं, जैसा कि आप सब मैक्सिमम फूटर में देखते हैं कि हम वहाँ पे कॉपीराइट का कुछ टैक्स लिख, कॉपीराइट सिंबल के साथ कुछ टैक्स लिखे होते हैं। तो अगर हमें कॉपीराइट का सिंबल लेके आना है तो क्या करना होगा, कैसे लेके आ सकते हैं यहाँ पे सिंबल कॉपीराइट का, जो हमारा ये कॉपीराइट का सिंबल होता है, ये ऐसा ही होता है ना, बताओ।
कौन बताएगा? ये जो सी बना होता है कॉपीराइट, ये सिंपल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे लेके आ सकते? क्यों, कोई बताएगा? गूगल से कोड डाउनलोड कर लेंगे। गूगल से कॉपी कर लेके नहीं, शॉर्टकट है। बहुत बढ़िया। और कोई बताए भाई, इनके अलावा भी किसी के पास कोई नॉलेज हो तो? चलिए, गूगल से कॉपी मत करिए। बेसिकली एचटीएमएल एंटिटी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू अगर हमें कोई स्पेशल टाइप के कैरेक्टर को लेके आना होता है तो हम एचटीएमएल एंटिटीज का यूज कर लेते हैं। तो अगर एचटीएमएल एंटिटीज का आपको यूज करना है तो आपको एम्परसेंड लगाना है, जस्ट लाइक। उसके बाद अगर आपको कॉपी राइट का सिंबल के लिए कॉपी यूज करना है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेमी कॉलन का यूज कर लेना है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपको कॉपीराइट का सिंबल दे देगा, ठीक है। वैसे अगर ग्रेटर देन का आपको साइन यूज करना है तो M% लिखने के बाद GT लिखेंगे और प्लस कॉमा सेमी कॉलन लगाएंगे तो ग्रेटर देन का। तो वैसे बेसिकली मोस्टली हम क्या करते हैं, हम कहीं से कॉपी और सिंपल कॉपी पेस्ट करने के बजाय, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से अच्छा क्या है कि आप ना जो भी आपको चाहिए उसके लिए ना आप HTML एंटिटीज इसको बोलते हैं, आप गूगल पे बस सर्च कर लीजिएगा उसका नाम देके, तो आपको ये कोड मिल जाते हैं, ठीक है। चलो बेसिकली अभी बस इतना ही याद रखते हैं। तो हमें कॉपीराइट, और देन उसके बाद हमें इसमें चलो जस्ट लाइक अपने लिए हम करते रहे, ठीक है नहीं। तो ये हमारा पूरा पेज बन के तैयार हो गया। हेलो, जिसमें हमने क्या किया है, पहला हमारा जो सेक्शन है, सबसे टॉप का सेक्शन क्या है, हेडर सेक्शन है। देन उसके बाद हमारा मेन, जो जितने भी कंटेंट आने थे हमारे पेज पे है, उसको हमने मेन सेक्शन में रैप कर दिया है। मेन सेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, मल्टीपल सेक्शन बना रखा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें ए साइड का भी यूज कर सकते, आप अपने से करिएगा, कहीं पे ए साइड का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट तो एसाइड भी दिखेंगे तो भी वो वैसे ही दिखेगा जैसे सेक्शन के अंदर दिख रहा है, बट हाँ, एसाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशली स्टाइल कर सकते हैं, उसको हम लोग साइड में कर सकते हैं CSS के थ्रू, नहीं फ्लोट लेफ्ट या राइट कर सकते हैं अगर आपको जो भी करना है। तो अगर मैं अभी इसको लाइव करेंगे तो क्या कैसा हमारा पेज दिखेगा, तो कुछ देख लेते हैं। लाइव तो है ही हमारा, सेव करने में तो ये सब हमारा दिख रहा है आपको, और नीचे हमारा देखिए कॉपीराइट प्रदीप यादव जो भी हमारा सिंबल आ गया है। तो ये हमारा सब कुछ हो गया। अब ये हमारे पेज का लेआउट बन गया है। अब इसी को ये हमारा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ HTML का यूज किया है, इसीलिए हमारा जो कंटेंट है वो सिंपली प्लेन टेक्स्ट के रूप में दिख रहा है। बट अगर इसमें हमें स्टाइलिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, CSS का यूज करना होगा। हेलो, तो थोड़ा सा CSS डिस्कस कर ले, क्यों, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर हाँ, सर मुझे आर्टिकल का यूज पूछना था। आर्टिकल, देखिए मैंने क्या बोला था कि कंपलसरी तो नहीं है कि आर्टिकल आपको लिखिए, बट अगर आपको जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट क्या करते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है, इसमें आप मान लीजिए लास्ट से थर्ड सेक्शन बना रहे हैं आप, ठीक है। ये थर्ड सेक्शन एक और बना लीजिए, अगर आपको ब्लॉग बनाने हैं तो आप एक सेक्शन और बना लीजिए। सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकती है, नहीं, आर्टिकल का यूज कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल का आप यूज कर लीजिए। आर्टिकल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो भी जस्ट लाइक हम ब्लॉग कोई कंटेंट लिख रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग का यूज कर सकते हैं, प्लस साथ ही में पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो करिए, तो कोई ऐसा नहीं है। बट हाँ, आर्टिकल हम बेसिकली कब तब करते हैं यूज, जब अगर हम कोई ब्लॉग लिखना हो या फिर जस्ट लाइक आर्टिकल लिखने हैं जहाँ पे हेडिंग कुछ अदर हेडिंग या पैराग्राफ या समथिंग कुछ हमें लगाना है तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, वो भी हमें सेक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, नहीं समझ में? ये सब ठीक है। नहीं, ठीक है। H2 प्लस पैरा अगर आप चाह के लगा के देख लो, आप इसमें भी लिख लो जो भी आपको लिखना है, वो आर्टिकल लिखना है। बेसिकली जब हम होता है ना, आप देखती होंगे किसी सर वो तो वेबसाइट, फिर हम सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं ना। हाँ वो सेम काम आप सेक्शन के अंदर भी कर सकती, बट जिस हम ब्लॉग लिख रहे होते हैं तो आर्टिकल थोड़ा और भी डिफाइन कर देता है ब्लॉग, ठीक है। बस अब बस न रखिए
कि हम ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे या सेक्शन नहीं लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। बट बेसिकली हम ये सारे एलिमेंट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस एलिमेंट से ना हमारे कुछ पार्टिकुलर सेक्शन को और भी स्पेसिफाई हम कर सकते हैं बेसिकली, जिसको हमारा ब्राउजर भी अच्छे से समझता है और हमारी जो भी सर्च इंजन है उसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कर सकता है। ठीक है, बस इसलिए हम करते हैं। तो इसलिए अगर जब भी आपको ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो ब्लॉग की तरह, जैसे आप देखती होंगी वेबसाइट के नीचे ना लास्ट में, मैक्सिमम वेबसाइट के नीचे ना एक ब्लॉग सेक्शन होता है, जहाँ पे ना मैक्सिमम ब्लॉग के ना जिससे हमारा हीरो सेक्शन हमने बना रखा है वैसे एक ब्लॉग सेक्शन होता है। ब्लॉग सेक्शन में मल्टीपल ब्लॉग होते हैं, तो उनको हम अलग अलग आर्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आर्टिकल बनाइएगा, उसमें हेडिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखिएगा, और प्लस उसमें कुछ लिंक दीजिएगा, ताकि ना उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका ब्लॉग का पेज होगा वहां पे रिडायरेक्ट करे। नहीं, तो वैसा बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि हमने वेबसाइट का एक पेज लेआउट बना दिया है। इसको अब हमें क्या करना है, स्टाइल करना है। और स्टाइल करने के लिए हमें एक दूसरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, सीएसएस को हम लोग क्या करते हैं, अपने इस पेज में पार्टिकुलरली 3 तरीके से हम लोग सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। नहीं, तो जानने की तो जरूरत है नहीं, मुझे लगता है कि तीनों तरीके अभी हम लोग जाने। हम लोग एक तरीका जिसका मैक्सिमम हम लोग यूज करने वाले हैं अभी सीखते वक्त, उसी की प्रैक्टिस करते हैं। अ, बताओ कि जो रियल वर्ल्ड में हम जहाँ जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे करें, कि सीखते वक्त जैसे प्रैक्टिस करते हैं सीएसएस की वैसे करें, कि इनलाइन का भी यूज कर लें। क्या करें, स्टाइल टैग का इंटरनल सीएसएस यूज करें का एक्सटर्नल सीएसएस? रियल वर्ड वाला कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में, चलो ठीक है। रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे हमें एचटीएमएल फाइल बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है, अपने पेज के लिए, वैसे ही हम क्या करते हैं इस पार्टिकुलर पेज के लिए एक सीएसएस फाइल बनाते हैं। उस सीएसएस फाइल को फिर हम क्या करते हैं इस पेज में लिंक कर देते हैं। ठीक है, ये जब भी उस पे जो भी हम स्टाइल कर रहे हैं पार्टिकुलर इस पेज के लिए वो अप्लाई हम कर सकें। एक्सटर्नल सीएसएस का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक ही स्टाइल शीट को हम मल्टीपल पेज में यूज कर सकते हैं। नहीं, इसलिए हम वो ना ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है। जैसे मान लीजिए हीरो सेक्शन हमने बनाया, नहीं, कि अगर हम कोई स्टाइल शीट बना रहे हैं जो कि इस हीरो सेक्शन को क्या करें, डिजाइन करें, नहीं, इस हीरो सेक्शन के लिए हम स्टाइल कर रहे हैं, तो हीरो सेक्शन तो मल्टीपल पेजेस पे हम यूज करने वाले हैं। नहीं, तो हमें क्या करना, सेमी स्टाइल शीट हम मल्टीपल पेजेस की में कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर वो स्टाइल अगर हम चाहे इंटरनल कर ले स्टाइल टैग के अंदर, तो क्या होगा, वो सिर्फ उसी पेज पे अप्लाई होगा। नहीं, दूसरे पेज के लिए फिर से हमें पूरे कोड को कॉपी करना होगा, पेस्ट करना होगा। अगर वैसे ही अगर हम इंटरनल इनलाइन सीएसएस का जब यूज करते हैं, तो इनलाइन सीएसएस का यूज करने का बेनिफिट भी है और प्लस डिसएडवांटेज भी है। क्या है कि वो सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई होता है। तो अगर सेम स्टाइल जस्ट लाइक कोई बैकग्राउंड कलर मुझे इस पैराग्राफ पे लगाना है, ठीक है, तो हम इनलाइन स्टाइल भी कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। नहीं, बट अगर हमें दूसरे पैराग्राफ पे फिर से अगर वही बैकग्राउंड कलर लगाना है तो हमें फिर से वहां पे स्टाइल एलिमेंट का यूज करना होगा। तो तीनों तरीके तो है स्टाइलिंग करने के लिए, बट तीनों में डिफरेंस यही है कि जब अगर आपको कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना है, ठीक है, और आपको पता है कि दोबारा हमें इस तरह की स्टाइल कहीं और पे नहीं करने की जरूरत होगी, कि जहाँ पे है ना हम सेम कोड को कॉपी और पेस्ट करने नहीं डुप्लीकेट करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको अगर उसी पार्टिकुलर पेज के लिए स्पेशल कोई स्टाइलिंग करनी है, तो हम इंटरनल सीएसएस का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको ऐसा जनरल सीएसएस लिखना है जो कि मल्टीपल पेजेस पे यूज हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग से फाइल बना के नहीं सीएसएस लिखते हैं। तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? ठीक है, बाकी अभी हम लोग देखेंगे स्पेसिफिसिटी देखेंगे कि बेसिकली कौन सी चीज ना
ज्यादा स्पेसिफिक है कि अगर हम तीनों, अगर एक ही एलिमेंट को तीनों तरीके से अगर टारगेट करें तो कौन सा स्टाइल उस पर लगेगी। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे भी, पढ़ेंगे सीएसएस में डिटेल में, तो फिर आप देखेंगे कि इंटरनल सीएसएस हो गया या फिर इनलाइन सीएसएस हो गया या फिर एक्सटर्नल सीएसएस हो गया, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा सीएसएस की स्पेसिफिसिटी की हाई है, ठीक है, कंपेयर टू बाकी नहीं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो एक्सटर्नल और इंटरनल में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ना इंटरनल लिख रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल क्योंकि पढ़ना ही है हमें, सीएसएस काफी अच्छे से पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल तो यूज कर ही लेंगे। तो अभी के लिए ना इंटरनल यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अभी हम एक ही पेज बना रहे हैं, मल्टीपल पेज तो बना नहीं रहे। तो अभी बेसिकली हम लोग, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, देन उसके बाद फिर बनाते हैं फाइल। हेलो, एचटीएमएल में किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग बनाएंगे, अभी एचटीएमएल के कई सारे एलिमेंट बचे हैं मुझे पता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना पढ़ेंगे कि लिस्ट कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कैसे बना सकते हैं, अब फॉर्म के सारे एलिमेंट्स के बारे में, और देन उसके बाद जो भी टेबल के एलिमेंट्स है वो नहीं, ये तीन तीन सेक्शन को ना हम लोग नेक्स्ट, क्योंकि बेसिकली ना उसमें थोड़ा थ्योरी भी जैसे कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप लोग नोट्स तो बनाते नहीं हो मुझे पता है, तो वो नोट्स भी अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए पढ़ने के लिए। इसीलिए उसको ना आज नहीं कवर कर रहे, मंडे को कर लेंगे, क्योंकि संडे को जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट है उसको हम लॉन्च कर देंगे, और वहाँ पे ना आपको पूरा नोट्स भी मिलता रहेगा हर क्लास का, तो ज़्यादा अच्छे से ना आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म और जो भी हमारा टेबल के एलिमेंट्स है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी के लिए सीएसएस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएसएस का ना एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि नहीं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे एचटीएमएल में पढ़ा था, हमने क्या देखा कि एचटीएमएल में सिर्फ हमें दो चीज जानने की जरूरत होती है। पहला कि एलिमेंट का एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा कि एक एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैग प्लस कंटेंट का यूज करके हम एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट आता है, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिला के ओपनिंग टैग, कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग मिला के हमारा क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। देन हमने क्या देखा कि अगर एलिमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट का रोल क्या होता है, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को और भी ज्यादा वो बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, बेसिकली और भी स्पेसिफाइड करता है हमारा एट्रीब्यूट। तो आपको एचटीएमएल जानने के लिए सिर्फ दो चीजों की जानने की जरूरत है। एक, पहला तो एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में, जितने एलिमेंट्स आप जानेंगे उतनी अच्छी बात है, प्लस एट्रीब्यूट। कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही यूज किए जाते हैं, कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हर एक एलिमेंट पे अप्लाई किए जाते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर ये दो चीजों, दो दो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको एचटीएमएल में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम एलिमेंट, पहले आज हम लोगों ने जो देखा है, मैक्सिमम आपको ऐसे ही एलिमेंट के यूज करने पड़ते हैं। इन वीडियो ऑडियो प्लस वो बाकी चीजें जो बची है वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मैक्सिमम जो एलिमेंट यूज होते हैं एचटीएमएल में वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, जो कि मंडे को ही हो सकता है करें या फिर आगे की क्लास में कर लेंगे। क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट की कुछ थ्योरी भी हैं जो आपको पता भी होना चाहिए कि अच्छा उस एट्रीब्यूट का कब और कहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करें। बट इन दोनों का रोल क्या है एक एचटीएमएल पेज में, कि एलिमेंट से हमारा कंटेंट आता है और उस कंटेंट को और भी स्पेसिफाई करना है तो हम उसमें उस एलिमेंट में हम लोग एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर अब हमें क्या करना है कि जो सीएसएस का हम यूज कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं, तो स्टाइल बेसिकली हम किसकी करेंगे, जो एचटीएमएल के एलिमेंट है उन्हीं की स्टाइलिंग करनी है हमें, नहीं। लो, ऐसे ही यस सर। कि अभी जो हमने ये सारा पेज बनाया है, ये पेज बेसिकली ऑब्वियस बात है क्या है, कलेक्शन। अब जो भी एलिमेंट है एचटीएमएल के उसकी के कलेक्शन है ये।
तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं एलिमेंट को क्या करना है, स्टाइल करना है। नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना हो कि अब क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम कुछ भी सीएसएस का कोड लिखेंगे वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो भी एलिमेंट को हमें स्टाइल करना, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। नहीं, कॉमन सी बात है ये, समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट इस हेडर को हमें क्या करना है, स्टाइल करना है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली पहले इस हेडर को सेलेक्ट करना होगा। नहीं, ताकि फिर हम इसके लिए स्टाइलिंग कर सके। तो सीएसएस में आपको सिंपली क्या करना होता है कि पहले तो हमें वो इन्वायरमेंट बनाना, वो इंटरफेस लेके आना जिसमें हम लोग क्या करें, सीएसएस का कोड लिख सके। नहीं, तो वो इंटरफेस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम HTML फाइल के अंदर ही अगर हम CSS का कोड करने जा रहे हैं, तो HTML में हमें स्टाइल नाम का एक एलिमेंट मिलता है। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी इस एलिमेंट के अंदर हम जो कुछ भी कोड करेंगे CSS का, वो बेसिकली हम लोग से सारा CSS का कोड इस एलिमेंट के अंदर हम कर सकते हैं। बट अगर अलग से फाइल बना सकते हैं, जैसे .html बना के लिख के हम HTML फाइल बना रहे हैं, वैसे .css लगा के हम CSS फाइल भी बना सकते हैं। वो बनाएंगे आगे चल के। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये एलिमेंट टैग का यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग CSS के कोड को लिख सके। ठीक, ठीक है। तो अब हमें CSS का कोड लिखना है, तो हमें CSS कोड लिखने के लिए सिर्फ दो चीजों को जानने की जरूरत है। पहला, ठीक है, चलो तो थ्योरी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला, हमें अगर CSS लिखना है तो हमें क्या करना होगा, एलिमेंट को क्या करना होगा, चलो लिख देते हैं, सेलेक्ट एलिमेंट। ठीक है, सेलेक्ट द एलिमेंट। एलिमेंट को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, जो भी एलिमेंट होगा। नहीं, अब एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एलिमेंट को टैग भी डिफाइन डिफाइन कर रहा है, ठीक है, या हमारा एट्रीब्यूट उस एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो टैग के थ्रू या तो हम उस एट्रीब्यूट के थ्रू उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, बेसिकली हम एक कोड ब्लॉक कोड लिखेंगे CSS को। CSS का कोड बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है सर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोड ब्लॉक बोल सकते हैं, या जो भी बोले। ठीक है, तो इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी कोड लिखना है CSS का, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे। क्लियर? एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर ही हमें क्या करना है, CSS का कोड लिखना है। ठीक है, CSS का कोड जो होता है बेसिकली ना, CSS की प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो ना की एंड वैल्यू के पेयर में आती है। ठीक है, की एंड वैल्यू, और ये की एंड वैल्यू को हम सेपरेट किससे कर सकते हैं, कॉलम से। ठीक है, कि उस प्रॉपर्टी का नाम होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि फिर उसकी एक वैल्यू होगी जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैल्यू। ठीक है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी को हम लोग कॉमा लगा करके सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर? ऐसा ही है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि एलिमेंट होगा। ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट को हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, उसके टैग नेम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर उसमें कोई एट्रीब्यूट होगा तो एट्रीब्यूट के नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं सेलेक्ट करने। तो हमें इसीलिए ना सबसे ज्यादा जो फोकस करना है CSS में, कि हम कैसे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल तरीके होते हैं एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो जितना ज्यादा अच्छे से है ना अब एलिमेंट को सेलेक्ट करना सीख जाएंगे आप, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए CSS लिखना। नहीं, ठीक है, तो सारा चीज ही आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें सारा फोकस किस पे लगाना है कि एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके सीखेंगे एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद जो भी एलिमेंट CSS की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो चीजें हम लोग ऐसे ही लिखना होगा आपको की एंड वैल्यू के पेयर में। की बेसिकली जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए आपको किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड क्या हो गई, उसकी की हो गई, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम होगा बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, चेंज करना है।
नहीं। और देन उसके बाद वैल्यू क्या करनी, कॉलन लगाना, वैल्यू जो भी आपको मान लो ग्रीन कलर देना है तो ग्रीन कलर लिख दीजिए आपने। नहीं, वैसे करके मल्टीपल चीजें करेंगे। बट अभी हमें थ्योरी में क्या समझना था कि एक सेलेक्टर का यूज करेंगे। सेलेक्टर दो तरीके से, अभी बेसिक सेलेक्टर में हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं कि जो भी टैग नेम हो उसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। टैग नेम किसको बोल रहे हैं, जो भी हमारा ओपनिंग टैग ऑब्वियसली टैग होता है जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। नहीं, हेलो, ऐसा ही है कुछ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं ना? तो चलो, हेडिंग हेडर को हमें अगर सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, इस हेडर को सेलेक्ट करने के लिए, क्यों, करण जी बताओ। क्यों करण जी, ये बताओगे? सर हेडर, हेडर को सिलेक्ट करने के लिए सर। हाँ, अभी तो मैंने बताया कि हम सिंपली जो टैग नेम है उसका टैग नेम लिख लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या बोला था, या तो उसका जो टैग है, टैग नेम है, हेडर है, हेडर का टैग नेम क्या है, ये हेडर ही तो है, पहला एंगल ब्रैकेट के अंदर जो नहीं समझ में आया? क्या सर? है, सही। तो हेडर सर हमने लिखा तो हेडर सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या बताया अभी थ्योरी में कि हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लिखेंगे, इसी के अंदर हमें क्या करना है, पूरा कोड लिखेंगे, नहीं? यस सर। ठीक है। अब हमें हमने क्या बताया कि सीएसएस कुछ नहीं है, जैसे कि अभी मान लीजिए आप कोई भी अपना नोट्स बनाते हैं तो आप अलग अलग अपने नोट्स को स्टाइल करते हैं, जस्ट लाइक कि आप अलग कलर यूज करते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए कोई हेडिंग लिखना है तो आप ब्लैक कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर के अलावा दूसरा कलर यूज करते हैं, ताकि देख के आपको पता चले अच्छा ये हमारा हेडिंग है। नहीं, अब वैसे उसकी साइज, उसके फ्रंट की साइज बड़ा लिखते हो आप अगर वो हेडिंग है तो, नहीं, कंपेयर टू जो सिंपल पैराग्राफ होता है, ऐसे ही होते हैं। तो सीएसएस में भी हम क्या करते हैं कि अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट जो कुछ भी हमें चाहिए नहीं स्टाइलिंग के पर्पज से, कि अगर हमें उसकी साइज बढ़ानी है, उसका कलर चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, नहीं, उसके उसके जैसा वो दिख रहा है, नहीं, जैसे उसकी फॉन्ट फैमिली बोलते हैं उसको, कि फॉन्ट उसका जैसे दिख रहा है, नहीं, जैसे कि आप नोट्स बनाते हो तो कभी नहीं जो उसमें इटैलिक वर्ड में लिखते हो, आप कभी सिंपल प्लेन टेक्स्ट में लिखते हो, तो आपको जिस भी कलर में आपको करना है, जैसे भी करना है, वो सब कुछ सीएसएस में लिखा जा सकता है, नहीं, बनाया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा याद भी बोल लो या फिर ना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो क्योंकि याद क्या ही करेंगे, प्रैक्टिस ही करना है आपको, कि मल्टीपल जो भी एलिमेंट होंगे, तो अगली क्लास में जब भी अभी हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तो भी बहुत सारा प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, तभी बस बेसिक के लिए। क्योंकि हमें क्या करना है कि ये जो हमारा जो हेडर सेक्शन है, लोगो और ये सब चीजें दिख रहा है, इसको ना एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। नहीं, दे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अ, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेमीकोलन हटाते हैं पहले भी, बैकग्राउंड कलर है, मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू हमें क्या है, जो भी वैल्यू बैकग्राउंड कलर में मान लीजिए सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, कैसा कलर देना चाह रहे हैं, ब्लैक देना चाह रहे हैं, ब्लैक लिख दिया हमने। क्लियर? तो अब उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया, सेव किया, देखो क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, ब्लैक हो गया, जिसमें हमारा ये हेडिंग, लोगो और प्लस हमारा न्यू मेन्यू दोनों आ गए। हेलो, बट अब हमारी हेडिंग तो दिख नहीं रही है क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी थी, और हमने बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक कर दिया। तो एक काम करते हैं, हेडिंग को वाइट कर ले, टेक्स्ट जो टेक्स्ट का कलर है वो उसको वाइट कर ले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बेसिकली टेक्स्ट को कलर चेंज करने के लिए हमें कलर प्रॉपर्टी मिलती है, कलर प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। और कलर में हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी वैल्यू दे सकते हैं जो भी देना हो हमें, वाइट दे दिया हमने।
तो अब क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट कलर है, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो देखो क्या, अभी जो लोगो दिखने लगा, क्योंकि अब उसका कलर हमने चेंज, ओरिजिनली वो ब्लैक था, बट अभी हमने सीएसएस के थ्रू हमने क्या किया, उसके कलर को चेंज कर दिया, नहीं? क्लियर? यस सर। और वैसे ही अभी देखिए क्या है कि हमें एक लेआउट बनाना है, तो लेआउट में हमें क्या करना है कि लोगो और ये जो न्यू मेन्यू ना, दोनों एक लाइन में आ जाए। कैसे आ सकता है एक लाइन में? कौन बताएगा? कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी लगाई जाए कि ये जो लोगो और जो न्यू वाला मेन्यू है वो दोनों एक ही लाइन में आ जाए, एक ही रो में आ जाए? अभी दो अलग अलग रो में है। क्यों नहीं बताना है? कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी? बताओ आदित्य जी, आप ही बताओ। सर डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हैं, अभी ब्लॉक के उसमें। डिस्प्ले इन लाइन नहीं, सही है। चलो, अभी एक थ्योरी यहाँ पे भी और आ गया हमारा, कि अभी देश से हमने क्या किया, अभी इन्होंने क्या बोला कि डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन लाइन कर सकते हैं। इन लाइन क्या होता है इसको समझते हैं, बट अभी इन लाइन जैसे ही करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या हो गया? कोड दिखाइए सर। कहाँ गया? अभी तो आना चाहिए, बट यहाँ तो सब सब गायब हो गया। बेसिकली बैकग्राउंड कलर जो था वो खत्म हो गया। सर गया कहाँ ये? क्या? कहीं कुछ नहीं गया, बस वो बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई हो रहा है इसमें। अभी इसको अगर मैं हटा दूं, ये वाइट की जगह पे अगर आप ब्लैक कर दो, तो ब्लैक दिखेगा, आपका लोगो दिख जाएगा, बस बैकग्राउंड कलर हट रहा है। क्यों? हाँ, बस चलो, सही है सर। तो अभी हम क्या करते हैं, इन लाइन की जगह पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो भी है इन लाइन ब्लॉक कर लेते हैं। आगे चल के हमें, क्योंकि मैक्सिमम इन लाइन ब्लॉक करने पे अ, आना तो चाहिए इसको इन लाइन में, दो अलग अलग है। चलो, कुछ और दिक्कत है? एक काम कर लें, दूसरी चीजें भी देख लें, ट्राई कर लें, इनलाइन ब्लॉक छोड़ो, या क्योंकि मल्टीपल हम लोग देखने नहीं वाले हैं, क्योंकि अब सीएसएस में क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जो कि कुछ प्रॉपर्टी पहले हम लोग यूज करते थे जब तक डिस्प्ले फ्लैग्स और ग्रिड नहीं आया था, तो ये लेआउट बनाने में ना हम उसकी यूज करते थे। बट अभी के लिए जब से डिस्प्ले फ्लैग्स और ग्रिड आया, क्योंकि हमें कोड में हमेशा फ्लैग्स और फ्लोट से भी हम कर सकते थे, डिस्प्ले फ्लोट अगर देंगे भी हम लोग, ठीक है, तो फ्लोट राइट लेफ्ट कर दे, जो भी ये करना है तो उससे हो जाएगा सब। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सिंपली हेडर को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं। फ्लैग्स, उसके पीछे अभी इनको इनको मैं बताऊंगा, जैसे इन लाइन इन्होंने जो बोला था, इन लाइन बेसिकली ना वो हेडर है, ये हेडर को हमने सेलेक्ट किया, हमने अलग अलग एलिमेंट को थोड़ी सेलेक्ट किया। हेडर के अंदर H1 और नेव को करते तब वो दोनों इन लाइन हो जाता, तो दोनों हेडर के अंदर आ जाता। बट अभी हमने डिस्प्ले फ्लैग्स किया। डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है कि जो भी इस ये पेरेंट है, इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड है, उसको क्या कर देता है, इन लाइन में कर देता है। तो अभी जिससे मैंने देखा, तो देखिए क्या है कि लोगो आगे प्लस हमारा न्यू बार भी है। न्यू बार क्योंकि वो भी न्यू बार क्या है, ब्लैक ही है क्या? चलो देखते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स कलर वाइट ही तो हमने किया था। चलिए, न्यू को भी हमने, अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। न्यू को हम सिंपली, जैसे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी दे दे रहे हैं। कलर प्रॉपर्टी देने के बाद इसको भी हम क्या कर रहे हैं, वाइट कर दे रहे हैं। तो अभी हमारा क्या होगा,
कहाँ गया हम नेव क्यों नहीं देख रहा? अच्छा सॉरी, है ऊपर आ गया था मैं देखने। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली अलग से भी नहीं करने की जरूरत थी, वो ऐसे भी हो जाता, बट चलो कोई नहीं। अगर आप ये जो है इसको भी चलो हटाते हैं, मुझे ना कहाँ गया। क्लियर? तो अभी हमारा जो नेव है, वो नेव क्या है सिंपली, ये हमारा पेज का लेआउट दिख रहा है, लोगो प्लस ये। तो फ्लैक्स के ही, क्योंकि फ्लैक्स पढ़े नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स में ही प्रॉपर्टी आती है एक जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक और प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं। नहीं, तो जैसे ये करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लोगो और प्लस वो दोनों एक ही लाइन में आ गए, दोनों में स्पेस अभी सब सही है। बाकी ये तो नेव को भी और अलग से स्टाइल कर सकता है कि उसको वाइट जो भी करना है। अभी एक कोई भी नेविगेशन देखते हो वैसे ही देखते हैं, एक तरफ लोगो होता है एक तरफ मेन्यू बार होता है। नहीं, ऐसा ही होता है। अगर आप चाहें तो जस्टिफाई कंटेंट जो हमने स्पेस बिटवीन किया है उसके जगह पे कुछ और भी कर सकते हैं। तो और भी जैसे बिटवीन में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे दूसरे साइड में कर देता है, बट स्पेस अराउंड कर सकते हैं। या फिर जो जो भी है हमारा स्पेस अराउंड ही कर लेते हैं चलो। तो क्या करेगा, दोनों तरफ ना इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ये। तो जो फ्लैक्स ना बड़ा ही इजी कर देता है हमारे लेआउट को बनाने के लिए। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी लोगो का देखिए क्या है, ये लोगो हो गया और ये हो गया। नहीं, तो ये बेसिकली आधे पार्ट में हमारा लोगो हो गया, आधे पार्ट में हमारा नेव बार हो गया। तो स्टाइल हो गया नेव बार का। तो ये बेसिकली तो वो सीएसएस से हम क्या करते हैं, कि जो नेव बार भी हमारा दिख रहा था कि लोगो ऊपर था, मेन्यू नीचे थी। ठीक है, वो सारी चीजें हमने क्या किया, चेंज कर दिया। नहीं, अगर हमें मान लीजिए इसका कलर भी वाइट करना है, ठीक है, तो क्या कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? करवा दो, अगर जिसको सीएसएस आती है देखते हैं कौन करवा सकता है। सर सीएसएस नहीं, जिसको भी आती है आप बताए। नहीं नहीं सर, वाइट किसमें करना है? हमें नव बार के जो भी मेन्यू है, मेन्यू उसको वाइड करना है, तो कैसे होगा? बैकग्राउंड या फिर जो एलिमेंट्स है? टेक्स्ट टेक्स्ट। दिखाइए सर एक बार। क्या दिखाऊं? ये दिखा वो गुड वेब पेज है। पेज, ये जो भी ब्लू दिख रहा है इसको हाँ वाइड। हाँ। क्यों आकांक्षा जी, पढ़ा है सीएसएस? नहीं पढ़ा है? सब इतना तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। तो देखना कहीं पे अगर फास्ट लग रहा हो ना तो बता दीजिएगा आप लोग। मैं जानबूझ के सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि ये सब चीजें तो ठीक है, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों का, बाकी इस पे कितना ही टाइम लगाया जाए। नहीं, तो अगर बताओ कोई करवा सकते हैं सीएसएस इसके लिए स्टाइलिंग? सर पहले तो इसका ना ये जो अंडरलाइन वगैरह है ये हटाना पड़ेगा। स्टाइल जो है। नहीं जरूरी तो नहीं, मैं बस सिर्फ कलर चेंज करवाना चाह रहा हूँ, बस कलर चेंज करवाओ, कैसे होगा? कलर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी? तो कहाँ पे दे वो तो बताओ। सर वही एंकर में सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। कैसे कर रहे हो सेलेक्ट? थोड़ा सेलेक्ट सर दिखाइए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंकर वाला। लो भाई ये अपने। रहा, ऊपर निकल गया सर ऊपर। ठीक है, हाँ ये। सर एक क्लास दे देते हैं पहले एंकर को, सबका सेम रखेंगे फिर उसी पे क्लास प्रॉपर्टी नहीं लगा देना है, देंगे। चलो अब छोड़ो, क्लास नहीं देना है था। सर नैप पे लगा देंगे। हम्म। नैप को सेलेक्ट करके लगा देंगे। हाँ तो करो बताओ। नव पे लगाओगे तो फिर ये एंकर तो नहीं बदलेगा, एंकर पे का वो टैक्स है ना, नव का थोड़ा सर नहीं। एंकर को तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट। हाँ तो सेलेक्ट कैसे करेंगे बताओ तो सही, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सेलेक्ट ही तो करने की बात है। सर क्लास से नहीं करने देंगे? क्लास नहीं देनी है ना। आईडी।
आईडी भी नहीं देंगे? आईडी तो वो भी हो जाएगी। कोई बता देगा? क्यों चलो आकाश? नेम, नहीं, नेम वो तो सेलेक्ट। अगर आप नेम से कैसे करोगे? एंकर टैग मान लो एक ही जगह पे यूज किए हैं, और जगहों पे हो सकता है। नहीं किया है। नहीं किया है। नहीं किया है तब तो हो जाएगा। नहीं, बट वो गलत तरीका होगा। क्यों? बट चलो, अभी के लिए ना, एग्जाम्पल के लिए, जैसा हमने बता रखा था कि हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली पेरेंट हमें चल। इस टैग का यूज करेंगे। अगर हमें कलर चेंज करना है तो कोड में हमें क्या करना होगा? ए को हमें चेंज करना है, तो ए को हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके अंदर हमने क्या किया? जो भी हमें अगर करना है, मान लीजिए कलर चेंज करना है, तो कलर प्रॉपर्टी दिया, और उसके बाद हमने क्या किया? इसको वाइट कर दिया, तो हो जाएगा। बट ये तरीका गलत है। तरीका क्यों गलत है? क्योंकि अभी एक ही जगह पे हमने एंकर टैग का यूज किया, बट जब पेज बनाते हो तो मल्टीपल जगहों पे यूज करते हो, तो हमें कौन से एंकर टैग को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सेलेक्टर पढ़ने की जरूरत है। कि आप ना, या तो आप इसको आप अलग से आईडी और क्लास दीजिए। तो आप हमेशा जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपका पेज में हजारों लाइन के अब लिखते हो नहीं, एचटीएमएल पेज में, फिर आप कितने जगहों पे आप आईडी और क्लास देते जाओगे। तो आपको ना जानना पड़ेगा कैसे ना हम इस एंकर एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा काम हो गया नहीं, क्योंकि हमने एंकर टैग सेलेक्ट किया और उसको वाइट कर दिया नहीं, तो वाइट हो गया। ठीक है। बट बाद में हमें ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो अभी तो बस हम क्योंकि सीएसएस का एक ओवरव्यू लेने वाले थे, कि हमें सीएसएस, जब भी किसी भी चीज पे सीएसएस लगानी है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। सेलेक्ट, आज हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा, कि हम लोग क्या करेंगे? उस एलिमेंट का जो टैग नेम है, उस टैग नेम को लिख लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा वो। देन करली ब्रैकेट के अंदर फिर हमें जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी है, तो उसको की एंड वैल्यू के पेयर में लिख देंगे। तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट पे वो स्टाइल हो जाए। ठीक है। होमवर्क देखो, आपको आपको क्या करना है? ये सारे एलिमेंट को ना, जो भी स्टाइल दे सकते हो नहीं, जाके थोड़ा सा पढ़िएगा। बैकग्राउंड कलर कलर और बस ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ये जो हमारा फूटर है, फूटर को सेलेक्ट करिएगा, इसका भी बैकग्राउंड कलर दीजिएगा। जो जितनी प्रॉपर्टी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करके ना इसको बनाने की कोशिश करिएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों करण जी? कर लेंगे। नहीं करोगे तो संडे को फोन करूंगा मैं, फिर आप। हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ, सर। चलो। और बाकी उसके बाद इसको गिटअप पे पोस्ट करिए और लिंक मेरे को भेजिए। ओके सर। ठीक है। आई थिंक HTML लगभग 50% खत्म कर दिए। मंडे को 50% और खत्म करके फिर CSS पे जम करते हैं। फिर CSS में भी हम लोग जो जरूरी है, एक पेज का लेआउट बना, जैसे फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड और मीडिया क्वेरी। कुछ और भी, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखेंगे हम लोग। ठीक है। वो उस पर ज़्यादा टाइम लगाने वाला है, तो मुश्किल से जो भी है 8-10 क्लास लेंगे, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो साथ में थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, क्योंकि इन सारे एलिमेंट का ना, क्योंकि यहाँ पे जब आप बनाना एक बार शुरू करोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, कि आपको लगने लगता है यार कुछ ना रियल में हम बना रहे हैं। ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। देखो, आपको ना अलग अलग जगहों से ना वो सोर्स ढूंढना है, ताकि आप मोटिवेटेड रहो। ठीक है। जब आपको ना किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने का ना रिजल्ट मिलता है, तो आपको ना एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गिटअप पे पोस्ट करिए कोड, और फिर लोगों को दिखाइए कि आप 2 दिनों में क्या सीखे आप नहीं, या फिर अगले 15 दिनों में आप क्या सीख लिए ना। जब लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे ना, तब जाके आपको और मोटिवेशन मिलेगा। मुझे और करना था, कि लोगों को और भी अप्रिसिएशन चाहिए नहीं। ठीक है। तो पोस्ट करिए, लोगों को दिखाइए कि आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, और बहुत जल्दी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए हमें। मंडे को सबकी रिपोजिटरी बनी होनी चाहिए, और सबके कोड पोस्ट होने चाहिए। ठीक है। और संडे को ट्राई करेंगे
कि आप लोगों से कांटेक्ट करें। ठीक है, बाकी आप लोग खाली रहिए तो आप कर लीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, मिलते हैं मंडे को ना। ओके, ऑल द बेस्ट।